हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव जो है प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मेल जो है गेमेट्स कौन सा है और फीमेल गेमेट्स कौन सा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसमें जो है वो कितने पार्ट के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो नई पीढ़ी के बच्चों को जन्म देने की क्रिया करता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो नई पीढ़ी के बच्चों को जन्म देने की एक क्रिया होती है। या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है ना, वो अपनी ही जाति के संतान को जो है वह जन्म देता है और अपनी जाति को बैलेंस रखने का कार्य करता है। यानी कि प्रजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे अन्य संतानों को उत्पन्न करता है और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखने का और उसे विलुप्त होने से बचाने का कार्य जो है यह रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन जो है करता है। इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से साथी पूछते हैं कि क्लास जो है किसके लिए है, तो ये किसी एक कोई क्लास के लिए नहीं है, किसी एक क्लास के लिए नहीं है और ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आप पुलिस एसआई हो, किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं या नर्सिंग की तैयारी करते हैं, तो आपके सिलेबस में जो है अगर साइंस सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के टॉपिक है, तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी इसमें थ्योरी के जो भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लिया गया है वो सभी जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। थ्योरी के सेशन में अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लेकर आएंगे तो आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपकी थ्योरी जो है पहले से कंप्लीट हो चुकी रहेगी। तो आप अभी तक स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपके देखने को जरूर मिलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मानव प्रजनन तंत्र से जरूर देखने को मिलता है। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेशन पहला क्या कहता है कि जनन अथवा प्रजनन, जनन अथवा प्रजनन, जनन लिखा रहे या प्रजनन लिखा रहे दोनों सेम ही होता है। रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में इसको जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन जो होता है जिस प्रक्रम द्वारा जीव जो होती है अपने ही अपनी संख्या में वृद्धि करती है उसी ही को प्रजनन कहते हैं। जिस आप संख्या में अपनी संख्या में वृद्धि करती है उसी को जो है प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जीवों का जो होता है वो सर्वप्रमुख लक्षण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? तो जैविक, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से सभी जीव जो है अपने वंश एवं प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कि धरती पर बैलेंस बराबर रखने के लिए जो है समान जीवों को जन्म देते हैं। अपने ही जैसे जो है जीव को जन्म देते हैं, उसी को जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। जन्म देने वाले जीवों को जनक कहते हैं। जन्म देने वाले जो जीव होते हैं उनको जनक कहते हैं तथा नए जन्म देने वाले जीवों को जो है संतान अथवा जो है संतति, ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। जो नए जीव जन्म देने वाले जो जीव होते हैं उनको तो जनक कहा जाता है, लेकिन जो जन्म देने वाले जीव को नए जन्म देने वाले जीव को जो है संतान या ऑफस्प्रिंग जो है कहा जाता है। ये संततियाँ वृद्धि, ग्रोथ एवं विकास, डेवलप करने के बाद स्वयं भी नए जीवों को जो है जन्म देती है। और यह जो है संततियाँ जो होती है, ऑफस्प्रिंग जो होती है, वह विकास करने के बाद, ग्रोथ करने के बाद से जो है स्वयं एक नए जीव को जो है यह जन्म देती है। अपने वंश एवं प्रजाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है यह स्वयं जन्म देती है।
जनन के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संपूर्ण जगत में जनन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जब संततियों की उत्पत्ति नए एवं मादा युग्मक के सहयोग के बिना होती है, उसे जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अमीबा जो होता है वो अलैंगिक जनन के उदाहरण है। अमीबा जो है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अमीबा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है द्रव भरा रहता है। जब हम इसे तोड़ते हैं, किसी भी सामान को जो हम तोड़ा जाता है तो दो भाग में होता है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो यह भी जो है दो पार्ट में होता है। दो पार्ट में होता है, आधा न्यूक्लियस इधर चला जाता है, आधा न्यूक्लियस इधर रहता है, और इसमें जो है आधा आधा द्रव जो है भर जाता है। अमीबा जो है यह दो अलग अलग नए सेल बनना लिया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई गैमेट्स नहीं बना, यानी कि ना मेल गैमेट्स नहीं, इसमें फीमेल गैमेट्स बना। किसी भी प्रकार के जो है गैमेट्स नहीं बना, यानी कि ये लैंगिक अंग इसमें अनुपस्थित रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनुपस्थित रहा, यानी कि असेक्सुअल अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जो है अमीबा दो पार्ट में यह डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है जब यह संतानों को उत्पन्न करता है तो नर एवं मादा युग्मकों के सहयोग के बिना होता है। इसमें दोनों के बिना जो है इसमें कार्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में अभी हम अमीबा के बारे में आपको दिखाएं कि किस प्रकार जो है टूटकर एक दोनों जो है वो नए नए एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन के लिए जो है एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों का अथवा जनन अंगों का जनन अंगों की आवश्यकता होती है इस लैंगिक जनन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल तो होता है, मेल भी प्रेजेंट रहेंगे, फीमेल भी रहेगा। इसमें गेमेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। इसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन यानी कि युग्मनज का जनन होगा, लेकिन इस अलैंगिक जनन में युग्मनज का जनन जो है वह नहीं होता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब केवल एक जीव से ही नए जीव जो है उत्पन्न होता है, उसी प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। ये केवल एक जीव से ही नए जीव का जो है उत्पन्न हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। चूँकि अलैंगिक जनन में एकल जनन सिंगल पेरेंट्स से संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स के से जो है संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए संतान अलैंगिक जनन कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा जो है होता है। ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों तथा निम्न स्तरीय पादपों जंतुओं में जो है पाई जाती है। निम्न स्तरीय पादपों जंतुओं में जो है पाई जाती है, जैसे कि स्पंज, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा के अभी हम लोग एग्जाम्पल देखबे किए। तो ये सभी जो होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब नए जीव की उत्पत्ति दो विपरीत लिंग के जीवों के द्वारा होता है। दो विपरीत लिंग यानी कि फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स के द्वारा जो है होता है, तब यह विधि को लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं, जिन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। नर और मादा जो होते हैं जनन अंग उपस्थित इसमें होते हैं एक लिंगी जनन में। और एक लिंगी जनन को जो है मेल और फीमेल का जो सिंबल होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, और मादा का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। बाइसेक्सुअल का सिंबल कैसा होता है? तो बाइसेक्सुअल का जो सिंबल होता है इस प्रकार से जो है होता है। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, और नर और मादा जनन अंग जो होते हैं वह एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो द्विलिंगी कहते हैं।
हर्मोफ्रोडाइट जो है कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। जो द्विलिंगी को किस प्रकार दिखाया जाता है, तो ऐसे जो है सिंबल होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया केंचुआ। केंचुआ जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। तारा मछली जो होता है स्टार फिश, फीता कृमि जो होता है ये जो बाइसेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन इसमें। निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है लैंगिक जनन का प्रारंभ नर एवं मादा युग्मकों गेमेट्स के सम्मिलित से होता है। नर और मादा युग्मक के सम्मिलित से होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, जिसमें नर और मादा गेमेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, उसी को जो है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज, एक जाइगोट का निर्माण होता है। इस युग्मनज से जो है नए जीवों का विकास होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो होता है, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है जब नर शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के बाहर निषेचन करता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेढक हो गया, उभयचर हो गया, जो है अकशेरुकी मछली आदि जो है ये सभी हो जाएंगे। और आंतरिक निषेचन जो होता है जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के भीतर पहुंचकर निषेचित करता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, पशु हो गया, कुत्ता हो गया, मकड़ी आदि, ये सभी जो है इसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि मानव में भी जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो अलग होता है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो अलग होता है। मानव जो होता है एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल जो है प्राणी होता है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में जो है पाए जाते हैं। नर अलग होंगे, मादा जो है अलग होता है। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे जो है नर कहते हैं, जो केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, स्पर्म को उत्पन्न करते हैं। और जो जीव जो होता है अंडाणु को उत्पन्न करता है उसे मादा कहते हैं, यानी कि ओवम को जो है उत्पन्न करता है उसे मादा कहते हैं। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होती है। मानव में जो प्रजनन तंत्र है वो जंतुओं की अपेक्षा, अन्य जो जंतु हैं उन सब की अपेक्षा देखा जाए तो यह जो है काफ़ी जटिल और विकसित जो है। मानव में अंडे का निषेचन फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तथा भ्रूणीय विकास जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है और गर्भाशय में जो है होता है। मानव जरायुज वीवी पुरुष होता है, अर्थात ये सीधे शिशु को जो है जन्म देता है। मानव जो होता है जरायुज होता है, ये सीधे बच्चों को जन्म देता है, यानी कि जैसे कि स्तनधारी मैमल्स हो गया, सीधे जो है यह बच्चे को जन्म देता है। जरायुज में जो होता है इसमें एक अपवाद है, क्या, तो प्लेटिपस जो होता है यह मेमल्स तो होता है, प्लेटिपस जो होता है मेमल्स तो होता है, सभी मेमल्स जो होते हैं वो जरायुज होते हैं, यानी कि सभी जो है वो सीधे बच्चा देते हैं। लेकिन एक प्लेटिपस जो होता है ये मेमल्स तो होता है लेकिन यह बच्चा को जन्म नहीं देता है, यह जो है अंडा को जन्म देता है। किसको जन्म देता है, तो अंडा को जन्म देता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यह जो है अंडा को जन्म देता है। अंडा को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, तो ओविपोरस अंडजन जो है प्राणी जिसमें अंडे देने वाले जीव आते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया। रेप्टाइल में सांप, छिपकली, कछुआ, एम्फीबियन में मेढक, ये सभी जो है किस में आ जाते हैं, तो अंडजन प्राणी में जो है आ जाते हैं। और जरायुज में जो होते हैं वो मेमल्स हो गए, जितने भी मेमल्स हो गए वो सभी जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे के जन्म देते हैं, बस एक प्लेटिपस को छोड़कर। नेक्स्ट है मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष के उम्र में तथा नर में 15 से 18 वर्ष के उम्र में प्रायः जो है यह क्रियाशील हो जाता है। प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं।
जो शरीर में अनेक प्रकार के जो है परिवर्तन लाता है और शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। वो संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मानव में नर जो है प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित लैंगिक अंग सेक्स ऑर्गन एवं उनके संबंधित अन्य संरचनाएं जो है पाई जाती है। मेल में प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, वृषण कोष होता है, जो यहाँ पर आप टेस्टिस को देख सकते हैं। तो इस सबसे प्रथम जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो टेस्टिस होता है। इसी के अंदर जो होता है स्पर्म का निर्माण होता है और यह 2 जोड़े में होता है। कितने जोड़े में होता है? तो 2 जोड़े में टेस्टिस होता है और यह जो है सेक्रेटल सेक में स्थित होता है। किस में स्थित होता है? तो सेक्रेटल सेक जो होता है उसमें स्थित होता है। इपिडिडमिस और इपिडिडमिस जो होता है, फिर उसके बाद इपिडिडमिस आता है। इपिडिडमिस इसमें कुछ देर के लिए स्पर्म जो होता है वो स्टोर किया जाता है। इपिडिडमिस में कुछ ही समय के लिए जो है स्टोर किया जाता है। किसको? तो स्पर्म को कुछ ही देर के लिए स्टोर किया जाता है। शुक्रवाहिका जिसे जो है वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहिका जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। स्पर्म क्या हुआ? यहाँ से एपिडिडमिस से अधिवृषण में जाता है। अधिवृषण में क्या होता है? तो स्टोर किया जाता है। फिर जो है वास डिफरेंस में आता है और इससे आगे ले जाने तथा मूवमेंट करने के में जो है यह मदद करता है। कौन? तो शुक्रवाहिका जो है यही मदद करता है आगे तक जो है लेकर जाने के लिए। शुक्राशय सेमिनल वेसल और शुक्राशय जो होता है सेमिनल वेसल। फिर उसके बाद से यूरेथ्रा मूत्र मार्ग शुक्राशय में जाता है। फिर उसके बाद से मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में जो है जाता है। इसी जो है वेस डिफरेंस को काट दिया जाता है। अगर इस वेस डिफरेंस को काट दिया जाता है तब जो है नसबंदी हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर वेस डिफरेंस को इसी को काट दिया जाएगा तो नसबंदी हो जाएगा, जिसे जो है स्पर्म जो होता है वो आगे तक नहीं जाता है। काट कर जो है अगर इसके अलग अलग पार्ट में इसको बांध दिया जाता है। यूरेथ्रा जिससे जो है यह स्पर्म और मूत्र दोनों जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं और इसी यूरेथ्रा से जो है स्पर्म भी बाहर निकलता है और इससे जो है मूत्र भी जो है बाहर निकलता है। सीसन पेनिस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, एंड फिर उसके बाद से काउस्पर ग्लैंड जो है इसमें एक इसका पार्ट जो है होता है। टेस्टिस जो होता है पुरुष में एक जोड़ी होता है जिन्हें प्राथमिक नर जनन अंग जो है कहा जाता है। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जो वृषण कोश सेक्रोटल सेक में जो है नामक थैली में स्थित होता है। शुक्राणु उत्पादन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वृष शरीर के बाहर थैली में जो है स्थित होता है, उसे जो है कम तापमान की आवश्यकता जो है होती है। शुक्राणु जनन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं जो है पाई जाती है। एक नर जर्म कोशिका जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये जो होते हैं कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यह जो है प्रक्रिया शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है यह कहलाती है। सर्टोली कोशिका जो होती है, सर्टोली एक कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करके उनके विकास में जो है सहायता करती है। शुक्रजनन नलिकाओं के बाह्य क्षेत्र में आंतराली कोशिका इंटरसियल सेल जो है स्थित होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। कौन सा हार्मोन का? तो एंड्रोजन हार्मोन का जो है स्राव करती है। यह हार्मोन पुरुष के विशिष्ट लक्षणों के विकास को विनिमय करता है। इस हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसे DHT भी कहते हैं,
एंड्रोस्टेनिडियन प्रमुख है। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे वृषण द्रव सेमिनल फ्लूइड जो है कहा जाता है। वृषण द्रव सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। नोट, यहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन पुरुष के साथ साथ महिलाओं के अंडाशय, ओवरी तथा अधिवृक्क ग्रंथि ग्लैंड में भी जो है पाई जाती है, परंतु इनके स्राव को मात्रा बहुत कम होता है। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्रजनन नलिकाओं सेमिनी फ्लूरस जो है ट्यूब से भरा रहता है। यह हार्मोन जो है गौड़ लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के विकास या नियंत्रण में जो है सहायक होता है। सभी शुक्रजनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिका वैस इफ्रेंशियल जो है बनाती है। शुक्र अपवाहिका मिलकर अंत में अधिवृषण वाहिनी इपिडिडमिस डक्ट जो है बनाती है। वृषण में भी जो है शुक्रजनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। वृषण से शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण एपिडिडमिस में जो है चली जाती है, जहां वे संचित रहती है। अभी हमने बताया कि वहां पर जाकर जो है स्पर्म संचित रहती है एपिडिडमिस में। वृषण का जो है प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना है। कभी कभी किसी कारणवश मनुष्य का वृषण वृषकोश में नहीं आ पाता तथा ऊपरी भाग में ही जो है फंस जाता है। ऐसे वृषण अविकसित रह जाते हैं तथा शुक्राणु जो होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रीडिमस जो है कहा जाता है। इपिडिडमिस अधिवृषण जो होता है, एपिडिडमिस जो होता है, यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे जो है स्थित होती है। यह वृषण से अच्छी तरह से जुड़ी रहती है। इसका एक छोर जो होता है वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर जो होता है अधिवृषण से आगे बढ़कर शुक्रवाहिका वास डिफरेंस बनाता है। अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन मैचुरेशन भी होता है। शुक्राणु यही सक्रियता जो है प्राप्त करते हैं। शुक्रवाहिका वास डिफरेंस जो होता है यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां जो होती है मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय सेमिनल जो है वेसल्स से जोड़ती है और यह सेमिनल वेसल से जुड़ती है। यही शुक्राणु को आगे की ओर जो है बढ़ाने का काम करती है और यही जो है आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। और इसी नलिका को अगर काट दिया जाता है तो नसबंदी जो है इसी नलिका को काट कर किया जाता है और अलग अलग जो है पार्ट में बांध दिया जाता है। शुक्राशय जो होता है यह एक जोड़ी पतली पेशयुक्त भित्तियों वाली रचना होती है। ये पालीयुक्त रचना होती है। यह जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित रहती है। दोनों ओर जो है शुक्राशय मिलकर अस्खलनीय वाहिनी का जो है यह निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा द्रव जो है पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय द्रव में फ्रुक्टोज उपस्थित होता है और शुक्राशय द्रव में जो है फ्रुक्टोज और इसी फ्रुक्टोज के उपस्थिति की वजह से स्पर्म जो होता है वह मूवमेंट करता है। यह जो है फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है तो स्पर्म के टेल में जो है पाया जाता है, जिसके वजह से स्पर्म जो है मूव करता है। यही फ्रुक्टोज जो है फीमेल के ओवम में नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से जो है फीमेल के ओवम जो है वह मूवमेंट नहीं करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि जो होती है मूत्राशय यूरिनरी ब्लडर एवं सीशन के मध्य जो है स्थित होती है। इसमें एक अम्लीय तरल पीएच जो होता है 6.5 का स्राव होता है जो वियर्स के 15 से 25% भाग का निर्माण करता है तथा शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। काउपर्स ग्रंथि अथवा वाल्वो यूरेथर ग्रंथि यह ग्रंथि जो होती है दो ग्रंथियों का समूह होता है जो सामान्यतः मटर के दानों का आकार होती है। ये दानों जो होते हैं ग्रंथियां
ये दोनों ग्रंथियाँ प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे तथा मूत्र मार्ग के दोनों ओर जो है स्थित होती है। यह ग्रंथियाँ भी एक क्षारीय तरल का स्राव करती है। यह तरल मूत्र के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करता है तथा मूत्र मार्ग के चिकनाहट प्रदान करता है और मूत्र मार्ग के यह जो है लुब्रिकेशन करने का कार्य करता है, चिकनाहट प्रदान करने का। पेनिस जो होता है सीसन, यह पुरुष का बाह्य जनन अंग होता है जो विशिष्ट प्रकार के स्पंजी ऊतकों के निर्माण होता है। प्रजनन की प्रक्रिया में यह अंग उद्दीपित होकर योनि स्त्री जननांग में प्रवेश करता है तथा मैथुन की क्रिया संपन्न होने पर वीर्य का स्खलन जो है यह करता है। सीसन जो होता है वह 3 ऊतक स्तंभों से निर्मित होता है, कार्पस कैवर्नोसम और कार्पस एस्पांजियोसम। ऊतक स्तंभों के अतिरिक्त सीसन में अनेक रत्न सिराएं और धमनियां जो है स्थित होती है। ये सीसन के उद्दीपन स्टिमुलेशन के समय रत्न भर कर जो है सीसन को कठोरता प्रदान जो है करती है। स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग। स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग जो है, सबसे पहले तो ओवरी। ओवरी जो होता है अंडाशय जिसे कहते हैं, इसी में जो है ईग या ओवम का निर्माण होता है। इसी ओवरी में ईग या ओवम का जो है निर्माण होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरी को। इसी में जो है ईग या ओवम का निर्माण होता है। फिर ओवम जो होता है यह फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जो है जाता है किसमें, तो ओवरी से जो है ये फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी जो है कहा जाता है। और इसी में जो है ओवम का निषेचन होता है। फिर उसके बाद से कहाँ जाता है, तो यूट्रस में जाता है। यूट्रस के बाद से जो है यह शिशु के रूप में जो है जन्म लेता है। तो कौन कौन सा इसका पार्ट होता है, ओवरी हो गया, ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, अंडवाहिनी, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, सहायक ग्रंथि जो है एक्सेसरी ग्लैंड जो है इसमें है, हो गया। तो ओवरीज के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है जो युग्मक गेमेट्स का निर्माण करता है। क्या करता है, तो प्रत्येक ओवरी में जो होता है मादा में एक जोड़ा होता है अंडाशय, जो किसका निर्माण करता है, तो गेमेट्स का निर्माण करता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर एब्डोमेन से सटा होता है और ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली के द्वारा जो है ये सटा होता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा जो है निर्माण होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर इपिथेलियम का बना होता है, जिसे जो है जनन एपिथेलियम, जर्मिनल जो है एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग जो है वो तंतुओं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे जो है एस्ट्रोमा कहते हैं। किससे क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु ओवम पैदा करना, और अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ओवम को जो है पैदा करना होता है। अंडाशय के 2 हार्मोन होते हैं, एक तो होता है ओस्ट्रोजन तथा दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरोन, जो मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। एस्ट्रोजन जो होता है यह हार्मोन स्त्रियों के लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, इसलिए इसे जो है नारी विकास हार्मोन, फेमिनिजिंग हार्मोन जो है भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से स्त्री में स्तनों, अंडवाहिनियों, गर्भाशय, योनि आदि जननांगों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त यह जो है हार्मोन स्त्रियों की बाह्य शारीरिक संरचना, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, आवाज़ जैसे हो गया, स्वभाव हो गया आदि को जो है यह प्रभावित करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है अंडाशय में स्थित ग्राफियन पुटिकाएं अंडे के उत्सर्जन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इसी कार्पस ल्यूटियम के से जो है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का जो है स्राव होता है। इस हार्मोन को स्त्री के शरीर को गर्भधारण के लिए जो है तैयार करता है, और यही हार्मोन जो होता है स्त्री के गर्भधारण के लिए जो है तैयार करता है। यदि जो है अंडाशय द्वारा उत्सर्जित किए गए अंडे का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है तथा प्रोजेस्टेरोन के स्राव को कमी हो जाता है।
एक क्लास जो है सभी हार्मोन के बारे में हम लोग कर चुके हैं और उसका एमसीक्यूज भी जो है सॉल्व कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट उसका जो है बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन के स्राव में कमी आती है और परिणाम स्वरूप एक नया मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्रारंभ हो जाता है। यदि अंडा का निषेचन अगर हो जाता है तब प्रोजेस्टेरोन गर्भ या भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए रत्न वाहिनियों का विकास करता है। साथ ही साथ यह जो है अंतः गर्भाशय स्तर इंडोमेट्रियम में उपस्थित ग्रंथियों को पोषण पदार्थों का स्राव करने के लिए प्रेरित करता है ताकि प्रारंभिक भ्रूण का पोषण हो सके। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्त्री के दूध ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनके स्तनों का आकार जो है वो बढ़ जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन भी जो है गर्भवती स्त्रियों के शरीर को कार्पस ल्यूटियम तथा गर्भनाल के द्वारा जो है रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह जो है हार्मोन गर्भ में शिशु का विकास के साथ साथ श्रेणी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जो है जोड़ को ढीला या लचीला बनाता है। को जन्म देने के लिए और भी हार्मोन्स जो होते हैं वो सहायक होते हैं बच्चे को। अगर चाइल्ड बर्थ उस वक्त जो है हार्मोन सहायक होते हैं। एक तो होता है HCG जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, ये पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बनता है। ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान HCG जो है बनता है। उसके बाद से प्रोजेस्टेरोन तो अभी हम लोग देखें कि ये भी जो है प्रेगनेंसी हार्मोन है। और HPL हार्मोन ये भी जो है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, तो यह प्लेसेंटा को जो है मदद करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक प्लेसेंटा जो है उसके प्लेसेंटा जो होता है जिसे भोजन बच्चे को गर्भ में जो है भोजन प्राप्त होता है इसी प्लेसेंटा के सहारा, तो ये HPL जो है हार्मोन मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, अभी हमने एस्ट्रोजन हार्मोन के देखा कि यह भी सेक्सुअल हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन भी देखा। रिलैक्सिन हार्मोन भी जो है गर्भाशय के दीवार को जो है यह चिकना बनाता है जिससे बच्चा को जब डिलीवरी होती है तो वो आसानी से हो जाती है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है संकुचन करने का कार्य करता है। तो ये जो हार्मोन जो है ये सभी हार्मोन्स बच्चे के जन्म के वक्त जो है सहायक होते हैं। HCG, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, HP और एस्ट्रोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये जो है ये जो पांच हार्मोन है वह बच्चे को जन्म के वक्त हार्मोन मदद करते हैं। अंडवाहिनी ओवियोडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यह वाहिनी जो डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है, इस वाहिनी को क्या कहते हैं तो डिम्ब वाहिनी भी जो है कहा जाता है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है। अंडवाहिनी जो की ओर अंगुलियों के समान जो झालर बनता है उस रचना को जो है फिम्बरी कहते हैं, जो आप इमेज में देख भी सकते हैं। इसी को जो है फिम्बरी कहते हैं, जो अंगुलियों के समान बना होता है इसी को फिम्बरी जो है कहा जाता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना है। अंडवाहिनी के मध्य का अपेक्षाकृत चौड़ा भाग जो एम्पुला कहलाता है और अंडवाहिनी के जो चौड़ा वाला भाग होता है उसे एम्पुला कहते हैं तथा गर्भाशय से जुड़ा हुआ सिरा जो है इस्थमस कहलाता है और गर्भाशय से जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसे इस्थमस कहते हैं। पुरुष के शुक्राणु स्पर्म द्वारा स्त्री के अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला नामक भाग में जो है होता है। इसके पश्चात निषेचित अंडाणु गर्भाशय में प्रवेश कर जाता और शिशु के रूप में जो है जन्म होने तक गर्भाशय में जो है यह विकसित होता है।
यूट्रस जो होता है यह उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। यूट्रस यह मूत्राशय के ऊपर जो है तथा पीछे स्थित होता है तथा स्नायु के द्वारा जो है यह शरीर से चिपका रहता है। गर्भाशय के दीवार सरल पेशीय तंतु स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है, जिसे जो है मायोमेट्रियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं, जो स्मूथ बना होता है। जो मायोमेट्रम आप इमेज में देख भी सकते हैं कि मायोमेट्रम, इसी को जो है मायोमेट्रम कहते हैं। इसी को मायोमेट्रम जो है कहा जाता है। इसको जो है एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये जो होता है सर्वेक्स होता है, ये वजाइना होता है, ये सर्वाइकल कैनाल होता है। क्या होता है? तो सर्वाइकल कैनाल होता है। गर्भाशय में भ्रूण जो होता है वह प्लेसेंटा के द्वारा, अपारा के द्वारा जो है, प्लेसेंटा के द्वारा जो है वह जुड़ा हुआ होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है बच्चा जो है वो जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय एक खोखला एवं पेशीय जो है जननांग होता है। प्रायः स्त्री के गर्भाशय के ग्रीवा में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने में सर्वाइकल कैंसर जो है हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर का कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। क्या होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा जो है वायरस होता है। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन अंडाणु में परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्धित होता है। परिवर्धन की एक क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय जो है सामान्यतः केवल एक अंडाणु की जो है उत्पत्ति करती है। सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ओव्यूलेशन जो है कहा जाता है। यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण होता है। यह प्रजनन काल के 10 या 12 वर्ष में जो है यह प्रारंभ हो जाता है और 40 से 50 वर्ष में जो है यह आपस चला भी जाता है। इस प्रजनन काल में गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों के अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा उनकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव जो है होता है। यह स्राव 3 या 4 दिनों तक चलता रहता है। इसे ही जो है रजोधर्म या मासिक जो है धर्म या ऋतुस्राव जो है चक्र कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है कहा जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म का ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार जो है 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। इसे जो है मिनार्की एज कहते हैं। जब यह स्टार्ट होता है ना, उसी वक्त जो है मिनार्की एज कहते हैं, और जब यह बंद होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात पुटक जो होती है फॉलिकल पीले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? तो पीले रंग का हो जाता है। इस फॉलिकल को पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम के परिवर्धन का भी नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे जो है प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। मेनोपॉज जो होता है रजोनिवृत्ति, जिसमें मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है। स्त्रियों की उम्र बढ़ने के कारण जब अंडाशय अस्थायी रूप से डिंब या निर्माण करना बंद कर देता है तब यह जो है अवस्था रजोनिवृत्ति कहलाती है। लगातार 12 माह तक मासिक चक्र का न होना रजोनिवृत्ति मान लिया जाता है। यह स्त्रियों के प्रजनन क्षमता के अस्थायी अंत का जो है प्रतीक होता है। स्त्रियां सामान्यतः 45 से 55 वर्ष के आयु में रजोनिवृत्ति की अवस्था जो है प्राप्त कर लेती है। मानव प्रजनन की क्रियाविधि, मानव प्रजनन की जो है क्रियाविधि वो 3 अवस्थाओं में पूरा होती है। कितनी अवस्थाओं में? जो है 3 अवस्थाओं में पूरा जो है होती है। पहला तो जो होता है वो गेमेट्स होता है। गेमेट्स जो होता है यह स्पर्म प्लस ओवम का निर्माण करता है। मेल के स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल के जो स्पर्म होता है उसको जो है
स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंड के स्पर्म को जो है ओजेनेसिस कहते हैं, ओजेनेसिस जो है कहते हैं, जो डिंब का जनन करता है। तो इस गेमेटोजेनेसिस में जो है बनता है, और फिर इसमें से जो है कहाँ जाता है, इंसेमिनेशन में जाता है, और गेमेट्स के बनने के बाद इंसेमिनेंस में जाता है, तब जो है यहाँ पर डिफ्यूज़न होता है। इंसेमिनेंस क्या होता है, तो ये जो होता है सीमेन बनाता है, सीमेन जो है बनाता है। इंसेमिनेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्थानांतरण होता है। इसी प्रक्रिया को इंसेमिनेशन जो है कहा जाता है। क्या, तो सेमन का जो ट्रांसफर होता है, तो इसी को जो है इंसेमिनेशन कहते हैं। स्पर्म का मूवमेंट ज़्यादा होता है, जिसे जो है मोनोटाइल भी कहते हैं। हम बताएं ना कि फ्रुक्टोज की वजह से स्पर्म जो होता है वो मूव करता है, और इसके टेल जो होते हैं इसी में फ्रुक्टोज होता है, तो इसको मोटाइल भी कहा जाता है। अगर ये मूव करता है तो इसे मोटाइल भी कहा जाता है, गेमेटोजेनेसिस के बाद से जो यह फर्टिलाइजेशन आता है। इस फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। फैलोपियन ट्यूब तो निषेचन की क्रिया होता है, लेकिन इस एम्पुला में जो हम पढ़े कि फैलोपियन ट्यूब होता है, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया अभी हमने आपको बताया कि एम्प्यूला इंस्थीमस में होता है। निषेचन जो होता है एम्प्यूला इंस्थीमस में जो है होता है। एम्ब्रियो का फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो गेमेटोजेनेसिस जो होता है, वृषण, टेस्टिस और ओवरीज में युग्मनजों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन जो है गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गेमेट्स होता है और फीमेल गेमेट्स होता है। क्या क्या होता है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एक जो होता है मेल गेमेट, एक मेल गेमेट युग्मनज जिसे कहते हैं, एक जो होता है फीमेल गेमेट। मेल गेमेट जो होता है वह क्या निर्माण करता है, तो यह जो है स्पर्म का निर्माण करता है, स्पर्म का, और फीमेल जो होता है वो ओवम का निर्माण करता है। दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, तो दोनों मिलकर जो है जाइकोट बनाते हैं, और जाइकोट जो होता है यह सेल का निर्माण कर यहाँ पर होता है, सेल विकसित होता है। उसके बाद से जो है यह एम्ब्रियो बनाता है, फिर उसके बाद से जो है बेबी यानी कि शिशु जो है जन्म लेता है। तो स्पर्म और ओवम फर्टाइल होकर जाइकोट बनाता है। जाइकोट बहुत ही कमज़ोर होता है, ये जाइकोट जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में डॉक्टर मना करता है कि कोई भी वजनदार सामान को न उठाने के लिए या सीढ़ी वगैरह पर जो है न चढ़ने के लिए, क्योंकि यही जाइकोट जो होता है वह नष्ट हो जाता है। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो भ्रूण का जो है विकास होता है, इसी भ्रूण का जो है विकास होता है, फिर जो है शिशु जन्म लेता है। जाइगोट में कोशिका लेवल का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो में जो है अंग बनने लगता है। एम्ब्रियो में सबसे पहले हृदय बनता है, दिल जो है धड़कना स्टार्ट होता है। इसी एम्ब्रियो में जो है सबसे पहले दिल धड़कना जो है स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं और सरोगेट मदर किसे कहते हैं, ये किस प्रकार बनता है, तो स्पर्म और ओवम को जो है एक जो है टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है, और वहाँ पर जाइगोट जो है तक निर्माण किया जाता है। और जैसे ही स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, विकसित होता है जाइगोट, फिर जो है उसको जो है गर्भाशय में रखा जाता है। अगर उसको गर्भाशय में नहीं रखा जाता है तो वो किसी जो है वो बॉक्स में विकसित नहीं होता है, इसके लिए जो है गर्भाशय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक तो ट्यूब में विकसित हो जाता है, लेकिन इसके आगे जो है नहीं होता है। अगर यह जिस माता का जो है ओवम रहता है उसी माता में जाएगा, उसी माता के गर्भ में जो है विकसित होता है, तो उसे जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगर यही जो है किसी दूसरे मदर में के गर्भ में अगर जाता है तो उसी को
सरोगेट मदर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं तो सरोगेट मदर जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है युग्मनजों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय के जनन, कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस के द्वारा जो है होता है। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा जो है होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंडाणुओं का अंडाशय में निर्माण अंड जनन जो है कहलाता है। उसको क्या कहते हैं तो अंड जनन जो है कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यूँ अंड जनन, ओजेनेसिस में समानता यूँ विभिन्नताएं। तो इसमें जो समानताएं क्या क्या होती हैं वो पहले देख लेते हैं कि इसमें दोनों में समानताएं, शुक्र जनन और अंड जनन में जो है समानताएं क्या क्या है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है और अंडाणुओं का निर्माण भी जो है जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विकास से जो है होता है। अंड जनन की क्रिया में भी शुक्र जनन की तरह तीनों प्रवस्था जो है होती हैं और शुक्र जनन की क्रिया में गुणन, वृद्धि एवं परिपक्वन तीनों जो है प्रवस्थाएं होती है। अंड जनन में परिपक्वन प्रवस्था में भी शुक्र जनन की परिपक्वन प्रवस्था की तरह जो है दो विभाजन होता है और शुक्र जनन के परिपक्वन प्रवस्था में भी जो है दो विभाजन होता है। शुक्र जनन में समसूत्री विभाजन द्वारा गुण जो है गणन प्रवस्था में कोशिकाएं जो है संख्या में वृद्धि करती है। इसमें भी जो है समसूत्री विभाजन द्वारा गणन प्रवस्था में कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती है। इसमें जो है अंतिम उत्पाद मेल गेमेट्स बनता है और इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है फीमेल गेमेट्स जो है बनता है। डिफरेंस क्या है, इन दोनों में विभिन्नताएं क्या है ये देख लेते हैं। तो शुक्र जनन और अंड जनन में स्पर्मेटोसाइट से 4 जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह जो है ओजेनेसिस में केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें केवल एक अंडाणु का निर्माण होगा, इसमें जो है 4 शुक्राणु का जो है निर्माण होता है। शुक्र जनन की क्रिया में कोई भी ध्रुव कोशिका नहीं बनाती और अंड जनन में 2 या 3 ध्रुव जो है कोशिका बनाती है, 2 या 3 ध्रुव बनाती है। स्पर्मेटोसाइट से बने चारों शुक्राणु निषेचित क्रिया में भाग ले सकते हैं और oogenesis से बना जो अंडाणु होता है वो निषेचन क्रिया में भाग ले सकता है। ध्रुव कोशिकाएं निषेचित क्रिया में भाग जो है यह नहीं ले सकता है। इसमें जो अंडाणु होते हैं वो बड़े और फर्टिलाइजेशन नर युग्मक शुक्राणु या मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मेलन से युग्मनज जाइगोट बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन इंटरनल जो है फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग जो है लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक जो है इसमें भाग लेता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय विकास निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज जो बना जाइगोट है वो तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा जो है विभाजित होने लगता है और अंततः जो है गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को जो है स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को जो है भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5 सप्ताह तक 3 जो है जननिक स्तरों का जो है निर्माण होता है। 3 कौन कौन सा? एक तो इंडोडर्म, एक जो होता है मेसोडर्म और एक जो होता है एक्टोडर्म का निर्माण होता है। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का जो है निर्माण होता है। जैसे भ्रूण में 7 से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र जो है बन जाते हैं। तीसरे माह में जो है भ्रूण में कंकाल पेशी बन जाता है। चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोएं जो है। 5वें माह में आहार नाल, शरीर एवं अस्थि मज्जा जो है वो बन जाते हैं। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु के रूप में धारण कर लेता है।
7वें माह में शिशु के जो है सभी अंग अच्छी तरह से जो है कार्य करने लगते हैं और 8वें माह में उनमें जो है वसा का जमाव होने लगता है, जबकि 9वें माह में वह जो है जन्म के लिए तैयार हो जाता है। और 9 मंथ 7 दिन में जो है वो गर्भकाल पूरा हो जाता है, या कहिए कि 40 वीक में या 280 जो है डेज में 280 डेज लगता है, या कहिए कि आप 9 मंथ 7 डेज जो है होता है गर्भावस्था। भ्रूण का पोषण जरायु जो होता है, जरायु प्लेसेंटा द्वारा जो है होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल जो होता है 280 दिन होता है। अगर कहा जाए तो 9 मंथ 7 दिन होता है, 40 या कहिए तो 40 वीक होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा के शरीर से बाहर जो है आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो के किस प्रकार जो है वो डेवलप होता है। पहला स्टेज में तो वो जाइगोट रहता है, यानी कि फर्टिलाइज एग होता है, फिर 2 सेल में वो बढ़ता है, फिर उसके बाद से 4 सेल होता है, फिर 8 सेल होता है, 8 सेल के बाद से 16 सेल। और इसी 16 सेल में जब होता है ना, तो इसी को जो है मोरुला कहते हैं, इसी को मोरुला जो है कहा जाता है, 16 सेल में होता है। तो ब्लास्टोसाइट में जो है यह 32 सेल का निर्माण करता है। इस ब्लास्टोसाइट में 32 सेल जो है बनता है, और इसी में जो है दिल के धड़कना शुरू हो जाता है। सबसे पहले यही होता है, दिल का धड़कना जो है इसी में शुरू हो जाता है, ब्लास्टोसाइट में 32 सेल में। फिर उसके बाद से 4 वीक के बाद से जो है यह फिटस में आ जाता है। 20 वीक में बेबी के जो है कुछ इस प्रकार डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एम्ब्रियो का डेवलप होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यौनारंभ जो है प्यूबर्टी, मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता प्रारंभ होती है, वह समय जो है यौनारंभ कहलाता है। जनन की क्षमता जो है स्त्रियों में सामान्यतः 12 से 16 वर्ष हो जाती है के उम्र में प्रारंभ हो जाता है, जबकि 40 से 50 वर्ष की उम्र में जो है यह समाप्त हो जाता है। पुरुषों में जो है 12 से 16 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, और 50 वर्ष की उम्र में जो है यह क्षमता घट जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, यौनारंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक जो है प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तथा अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा के नर से जो है विभेदित करती है। इन लक्षणों को गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी लक्षण कहते हैं। मेनार्की एज जो होता है, इसमें जो है 12 या 13 वर्ष की उम्र में मासिक चक्र जो होता है वो स्टार्ट होता है, और मेनिपोज जो होता है वो 40 से 50 वर्ष के उम्र में के पश्चात जो है रजनोवृत्ति जो होती है वो मासिक धर्म जो होती है वो बंद होती है। अंडोत्सर्ग जो होता है, अंडाशय द्वारा जो है अंडाणु का निर्मित को जो है अंडोत्सर्ग कहते हैं। जरायु जो होता है, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु जो है कहा जाता है। अंकुर, जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक जो है प्रवर्धन निकलते हैं, जिन्हें जो है अंकुर कहते हैं। प्लेसेंटा जो होता है, अपरा, अंकुर और गर्भाशय कोशिकाएं परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा जो है कहते हैं। नाभि रज्जु जो होता है, गर्भ अपरा जो प्लेसेंटा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच संपर्क जो है अंग का कार्य करता है, और संपर्क अंग का कार्य जो है ये करता है। और बच्चा जब शिशु जन्म लेता है उसके 2 या 3 मिनट के बाद से जो है प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। जाइगोट जो होता है, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। कृत्रिम विसर्जन जो होता है, जब शुक्राणु मादा की योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इसे जो है कृत्रिम विसर्जन कहते हैं। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उच्च
जो है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार के निषेचन को जो है आंतरिक निषेचन कहते हैं। वीर्य सेचन जो होता है, इंसेमिनेशन, मैथुन के समय नर के शिशन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन जो है कहलाता है। बाथुलिन की ग्रंथियां जो होती है योनि छिद्र के दोनों ओर जो है स्थित, इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित श्लेष्म मैथुन क्रिया के समय स्नेहक लिब्रिकेंट का कार्य करता है। यह जो है नर के काउपर ग्रंथियों के समजात अंग जो है इस प्रकार ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्योरी के सेशन जो है कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी करिकुलम चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।